सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बच्चों, ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोग इस चैप्टर के पढ़ चुके हो। होपफुली वो सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। ईजी एक्सप्लेनेशन थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को समझाया गया ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। पर बच्चों, डेफिनेटली अब आपको पता चल चुका होगा कि जब भी लेक्चर को अटेंड करना है तो क्या लगाना है, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है और साथ ही साथ जो मेमोरी ट्रिक आप पढ़ चुके हो उसे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्योंकि अक्सर मुझसे बच्चे कहते हैं कि मैम इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, उसने लर्न कैसे करें। तो बेटा, यही तो काम मैं करवा रही हूँ आपसे कि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। बस मेरे साथ ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपको पॉइंट्स लर्न करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हर लेक्चर में, मान लो एक चैप्टर के 6 लेक्चर हो रहे हैं और उस 6 के 6 लेक्चर में मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स की मेमोरी ट्रिक के बारे में बोल रही हूँ कि बेटा जो भी आप याद कर चुके हो उसको एक बार यहाँ पर लिख दो। तो जितनी बार भी आप लिखोगे उतनी बार ही आपका ब्रेन उन सभी चीज़ों को लर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को इग्नोर मत किया करो। ये छोटी छोटी सी हैबिट ही आप लोगों को आप ही की पढ़ाई को करने में थोड़ा सा कह सकते हो कि आपको हेल्प करती है। तो कितना ही समय जा रहा है, 5 मिनट लगेंगे। बस 5 मिनट में अगर आप ये काम कर दोगे तो आपको इजीली सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लगाओ अटेंडेंस, लिखो मेमोरी ट्रिक, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है द रोल ऑफ प्रॉफिट इन आवर बिजनेस। कि प्रॉफिट, ये जिसके बारे में हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, बिजनेस हम चला रहे हैं तो बिना प्रॉफिट के हम नहीं काम चला पा रहे अपना। तो आखिरकार इस प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है। और पता है, प्रॉफिट के रोल को समझने के लिए तुम्हें एक चीज याद करनी पड़ेगी। क्या? बियर्स। क्या याद करना पड़ेगा? बियर्स। मैम ये कैसे कैसी बातें कर रही हो आप, क्या हो गया है आपको? अब बच्चे, मुझे हुआ तो कुछ नहीं है और ना ही मुझे ये पसंद है। बस मेरी मेमोरी ट्रिक इसी से ही चल पा रही है, इसीलिए मुझे मेमोरी ट्रिक बनानी पड़ी। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट कमाओ, बियर्स बनाओ, बियर्स बेचो और प्रॉफिट कमाओ। तो बियर्स बनाने वाले बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसीलिए ये रोल ऑफ प्रॉफिट भी हमें इसी से समझा रहे हैं। तो देखो बेटा, बी से हमारे पास यहाँ पर है बेटर रेप्यूटेशन। बी से क्या है बेटा? बेटर रेप्यूटेशन। ई से है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फिर ई से है एफिशिएंसी, एस से है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क और एस से है फिर हमारे पास सर्वाइवल। ठीक है, चलो बेटा देखो जरा, आप सबसे पहला पॉइंट कि हम क्यों बार बार प्रॉफिट की इच्छा कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट हमें बेटर रेप्यूटेशन अर्न करके दे रहा है। एक ऐसा बिजनेस जो अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है, डेफिनेटली मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, उसकी गुडविल अच्छी होगी और वही उसकी गुडविल उसे मोर कस्टमर बेस बनाने में मदद करेगा। बट एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में मार्केट में एक ऐसी अफवाह चली हुई है कि ये बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, अरे ये बिजनेस ये तो घाटे में है। और बताओ, जब तुम घाटे में चल रहे होगे, जब तुम लॉस में चल रहे होगे तो कौन ही आएगा तुम्हारे बिजनेस के पास? कोई नहीं आने वाला ना। तो रोल ऑफ प्रॉफिट ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो मार्केट में आपकी रेपुटेशन को अच्छा करने में मदद करता है। सो प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस टू बिल्ड अ गुड इमेज। तो प्रॉफिट आपकी मदद करता है कि आप अपनी एक अच्छी इमेज मार्केट में क्रिएट कर सको, एक रेपुटेशन बना सको। और जिस बंदे को आपके बिजनेस से पैसा लगाना होगा तो डेफिनेटली वो यही देखेगा ना कि आप प्रॉफिट कमाते हो नहीं। भाई मान लो कि तुम्हें पैसा, तुम्हारे पास खूब सारा पैसा है, अब तुम उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो डेफिनेटली तुम ये देखोगे कि वो बिजनेस कैसा काम कर रहा है। भाई एक बात बताओ, एक समझदार इन्वेस्टर होते हुए तुम कभी भी ऐसे बिजनेस से पैसा नहीं लगाओगे ना जो लॉस में चल रहा होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो होता है वो कस्टमर का ट्रस्ट भी गेन करता है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी गेन करता है। और अगर कल को तुम्हें बैंक से लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ गई तो बैंक भी यही देखेगा कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं और इसी से आपकी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो सोसाइटी में और मार्केट में बनेगी। जैसे कि एक जानी मानी क्लोथिंग ब्रांड अच्छा प्रॉफिट कमाती है, कस्टमर का ट्रस्ट अर्न कर रही है और पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है? मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने जब पहली बार बिजनेस की शुरुआत करी थी तो पहली बार मैंने अपने घर से 1 लाख रुपए लगा दिए। अब अगली बार फिर मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो क्या मैं फिर से अपने घर से पैसा लेकर आऊं? तो फिर मैंने उन्हें 1 लाख रुपए का क्या ही किया, क्या ही फायदा हुआ मुझे वो पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कि अगर आगे मुझे अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करना है तो भी मुझे अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ रहा है। तो बेटा,
अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता होगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा और आप उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस के अंदर फॉर दी फर्दर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि आप आगे जाके अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। उस ग्रोथ को करने के लिए भी आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सो प्रॉफिट हेल्प्स अ बिजनेस एक्सपेंड एंड ग्रो बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑपरेशन। तो प्रॉफिट आपका मदद करता है कि आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को आप और बढ़ा सको, नई ब्रांच ओपन कर सको, नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सको, आप अपने बिजनेस का साइज बढ़ा सको, नई नई मार्केट्स तक आपकी रीच हो जाए। तो ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि उन्होंने बोला कि एक कैफे है जो अच्छा प्रॉफिट कमाता है, अब उसने अपना वही आउटलेट कहीं और एक पास की जगह पर ही खोल दिया है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसके कैफे का बहुत अच्छा नाम हो चुका है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब एफिशिएंसी पर। अब बेटा एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब क्या होता है? 12th में ये वाली टर्म बहुत आपके यूज होने वाली है। तो बेटा एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। मतलब कि आप अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि आपका खर्चा तो कम आता है लेकिन उससे बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। तो उसी टर्म को हम लोग यहाँ पर एफिशिएंसी कहते हैं। तो जिस कंपनी की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा अच्छी, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। मतलब कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, कि जहां पर किसी भी चीज को बनाने में अगर 5 रुपए लग रहे हैं तो वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं कि वही चीज अब 3 रुपए में बन पा रही है। तो भाई 2 रुपए से कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, वो उनके प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज समझाई जा रही है कि आपका प्रॉफिट आपकी एफिशिएंसी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। सो प्रॉफिट शोज हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस इज परफॉर्मिंग इट्स एक्टिविटी, यानी कि कितने अच्छे तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। ये इंडिकेट करता है कि आप सही तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। ये मोटिवेट करता है मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज को कि वो एफिशिएंटली वर्क करें। जैसे कि एक कंपनी ने वेस्टेज को रिड्यूस किया और अपनी सेल को इंक्रीज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाए, पर अभी कैसे हो पाया? ड्यू टू एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद भाई इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? इतना रिस्क ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट चाहिए ना। तो भाई देखो, प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपके रिस्क के लिए एक रिवॉर्ड की तरह होता है कि आज एक इंसान अपने बिजनेस में खतरा मोल ले रहा है, वो कह रहा है कि यार पता नहीं बिजनेस कैसे चलेगा, पर कहीं ना कहीं जब वो प्रॉफिट को सोचता है तो फिर उसे वो रिस्क दिखाई नहीं देता कि कोई बात नहीं, आज का रिस्क मुझे कल को प्रॉफिट तो देके जाएगा ना। तो प्रॉफिट उसके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आता है कि कोई बात नहीं, रिस्क झेलना पड़ेगा क्योंकि कल को प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट हमेशा एक रिवॉर्ड की तरह हमें देखने को मिलता है रिस्क को बियर करने के लिए। ठीक है, सो प्रॉफिट एक्ट एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। हर बिजनेस के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी और रिस्क होती है। हर बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल है भाई, कल को आपके बिजनेस के साथ क्या हो जाए, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये जो अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है आपके बिजनेस के साथ, तो उसके लिए आपको कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए ना, और वही रिवॉर्ड आपका प्रॉफिट होता है। तो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, अपना एफर्ट, ताकि उनको रिटर्न मिले, पर गारंटेड रिटर्न तो कभी नहीं मिलता, बट ठीक है फिर भी एक उम्मीद होती है कि यार कुछ तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो कल को जो आपने रिस्क, जो स्ट्रगल झेला होगा अपने बिजनेस के साथ, कल को जब आपको उसके लिए प्रॉफिट मिलता है ना, तो ये आपको कॉम्पेंसेट कर देता है कि चलो ठीक है, इतने रिस्क का कुछ तो रिवॉर्ड मिला। जैसे कि एक बंदे ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और उसने रिस्क लिया कि भाई उसने रेस्टोरेंट खोला, पैसा लगाया, अब रिस्क है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, बट कल को जब उसको प्रॉफिट होने लगा ना, तो उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसके रिस्क का उसे क्या मिल गया था? रिवॉर्ड मिल गया था। ठीक है, चलो बेटा आखिरी पॉइंट क्या है इसका? सर्वाइवल। अब सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है टिके रहना मार्केट में, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना। और अगर मार्केट में टिके रहना है तो प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा ना। तो अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत है। सो प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। अगर लंबे समय तक टिकना है, देखो अगर आते ही चले जाना है मार्केट से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर लंबे समय तक मार्केट में अपने आप को बनाए रखना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट इसलिए चाहिए क्योंकि आप कुछ कॉस्ट इनकर करते हो, आपने अपने बिजनेस से पैसा लगाया है, आप अपने बिजनेस के खर्चे करते हो, तो आपको प्रॉफिट चाहिए। प्लस आप मार्केट में कंपटीशन फेस कर रहे हो, मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है, तो उन सब चीजों के लिए भी आपको पैसा चाहिए। और अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इंसान प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस कर रहा है ना, और अगर वही ना मिले तो फिर बिजनेस चलाने का क्या ही फायदा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर जो प्रॉफिट अर्न करता है,
रेगुलरली सर्वाइव कर रहा है उस कंपटीशन को, क्योंकि सुपरमार्केट आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं देखो अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, और कुछ ना कुछ करके डेफिनेटली उसको प्रॉफिट, और सर्वाइवल करने के लिए, उस कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए उसको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आसपास बहुत कंपटीशन है। ठीक है बेटा, रोल ऑफ प्रॉफिट समझ में आ गया। चलो अब आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आप बार बार अपने बिजनेस में सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे हो कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बट क्या प्रॉफिट ही इकलौता एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी एक बिजनेस के लिए? क्या हर एक बिजनेसमैन को यह बोल दिया जाए कि तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दो? क्या सिर्फ इकलौता यही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? और क्या आपने अभी पीछे जब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़े तो आपने सिर्फ उसमें प्रॉफिट ही पढ़ा क्या? नहीं ना बच्चे, आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 तरीके के आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिर आपने उसमें सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा, आपने उसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा। तो बिजनेस के अंदर सिर्फ एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और इसके पीछे एक रीजन है कि क्यों भाई बिजनेस इंसान प्रॉफिट के लिए कमा रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट ही उसका ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वी हैव सम रीजंस कि क्यों हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते। देखो बेटा, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना हमारे इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने कस्टमर के वेलफेयर, अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर, अपने सोसाइटी का वेलफेयर, अपने एनवायरनमेंट के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ और जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए ही नहीं सोचेंगे तो क्या ही फायदा है। ठीक है, तो देखो बेटा, रीजन वाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव, उसका पहला रीजन है करप्ट प्रैक्टिसेस, दूसरा है इट लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन, और तीसरा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो चलो अब मैं आपको वन बाय वन ये तीनों पॉइंट समझाती हूँ। पहला पॉइंट है करप्ट प्रैक्टिसेस। देखो बेटा, जो लालच होता है ना, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो ये बात सच है। लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत बार जब ये फेस्टिव सीजन आता है, जब ये दिवाली आएगी, न्यू ईयर आएगा, ईद आएगी, तो उस टाइम पर क्या होता है ना, जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह खूब उस टाइम पर बेची जाती है। अब आजकल आप फ्रूट्स भी देखो कि सीजन के हिसाब से भी जो फ्रूट्स आते हैं, अब जैसे कि अगर आम की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, अभी रिसेंटली ही आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि जापान ने, और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि नेपाल ने भी हमारे कंट्री के मैंगोज को लोगों ने इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए तो हमारे यहाँ पर एक जगह पर उन्हें ये देखने को मिला कि जो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स है उन मैंगोज की, उसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है, और जहाँ पे उनको लगा कि क्वालिटी एश्योरेंस उनको नहीं मिला, तो डेफिनेटली उन्होंने उस चीज़ को बैन कर दिया। और अब वो मैंगोज कौन खा रहा है? बेसिकली जब एक कंट्री ने उसे इंपोर्ट करने से ही मना कर दिया तो उन्होंने उसको फेंका तो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं हम ही लोगों के लिए, और हम ही लोग उनको खा रहे हैं। तो किसकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारी सेहत के साथ ना। क्यों? चंद कुछ पैसों के लिए, कुछ प्रॉफिट के लिए। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है ये, लेकिन फिर भी लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ती जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। और यही बात मैं आपको समझा रही थी अभी दिवाली और ईद वगैरह इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देके, कि उस टाइम पर जब मिठाइयों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयों को बेचने के चक्कर में वो उसके अंदर अडल्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, मिलावट करना शुरू कर देते हैं। आजकल दूध, जो लोगों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार में काउंट होता है, उसके साथ भी मिलावट की जा रही है। हरी सब्जियों के साथ मिलावट की जा रही है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजेक्शन से उन सब्जियों को उगाया जा रहा है। तो सोचो क्या ही चीज सेफ रह रही है? क्यों? मात्र चंद कुछ पैसों के लिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेटा करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर सिर्फ और सिर्फ सोल ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रॉफिट रखते हैं तो। ठीक है, सो व्हेन अ बिजनेस फोकसेस ऑन ओनली ऑन द प्रॉफिट, इट में अडॉप्ट द अनफेयर और करप्ट प्रैक्टिसेस, ताकि वो पैसा कमा सके। लो क्वालिटी का सामान बेचेंगे, मिलावटी सामान बेचेंगे, गलत एडवर्टाइजमेंट देते हैं ताकि कस्टमर को बहका सके। बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो टैक्सेस बचाने की कोशिश करते हैं, अनफेयर प्राइस चार्ज करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं। तो एक कंपनी जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही है डेफिनेटली फॉल्स प्रॉमिस कर रही है, गलत एडवर्टाइजमेंट दे रही है। क्यों? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, दूसरा, अब इससे क्या हो रहा है? इससे अल्टीमेटली करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस के बाद अगला क्या हो रहा है?
एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, शोषण हो रहा है लोगों का। भाई हर इंसान अपनी जेब से पैसा भरने को तैयार है, पर तुम अंधे हो चुके हो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में कि तुम्हें लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे अगर फोकस किया जा रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कहीं पर कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो कहीं पर एम्प्लॉयज का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, ओवर वर्क करा रहे हो, अनफेयर वेजेस दे रहे हो, सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हो, उसको ओवर यूज कर रहे हो, एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। जैसे कि एक फैक्ट्री वर्कर्स को लंबे समय तक काम करने के लिए फोर्स कर रही है और पैसा भी कम दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, उन्हें अपने एम्प्लॉयज से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अगर हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट को सोल ऑब्जेक्टिव मत रखो, तो इसके पीछे हम आपकी ही भलाई करें, यानी कि बिजनेस की भलाई कही जा रही है कि एक ऐसा बिजनेस जो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ध्यान रखता है, एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है, कस्टमर का ध्यान रखता है, उनसे जुड़े हुए हर किसी इंसान का अगर ध्यान रखता है, तो वही बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। आज आप जितनी भी कंपनीज के नाम सुनते हैं जो न जाने कब से हमारे यहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं, टाटा ग्रुप वन ऑफ दी एग्जाम्पल है इस चीज का कि वो कब से, जब हम लोग आजादी के टाइम से जब हम लड़ रहे थे ना ब्रिटिशर से, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बन चुकी थी और तब से लेकर आज तक वो कंपनी चल रही है। कैसे? उस टाटा ग्रुप कंपनी ने इतनी ईमानदारी से जो आज तक काम किया है, उन सभी चीजों की वजह से ही तो हो पाया ये पॉसिबल। तो अगर वो भी बेईमानी करते अपनी सोसाइटी के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो शायद उनका भी आज इतना नाम ना होता। ठीक है, सो कस्टमर शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस रादर देन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे मत भागो, लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचो। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो लॉयल्टी बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, फेयर प्रैक्टिसेस बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप अपने बिजनेस को बैलेंस करते हुए चलोगे कि प्रॉफिट भी कमाना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। एक कंपनी जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है, अच्छे प्राइस पर देती है, कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतती है और मार्केट में लंबे समय तक टिक भी पाती है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े बेटा। अब यहाँ से चैप्टर को हम एक अलग रुख की तरफ लेकर चल रहे हैं, जहां हम पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि हमने बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट बिजनेस में कितने तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं ये हम अब पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी, बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि देखो आप बिजनेस में क्या कर रहे हो। आप बिजनेस में एक तो काम करते हो प्रोडक्शन का, कि भाई देखो जब तक सामान बनेगा नहीं तो तब तक बिकेगा कैसे। तो एक तो काम हो रहा है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन करने के बाद लेकिन एक काम फिर से शुरू हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने सामान बना तो लिया है, लेकिन बनाने के बाद उन्हें अपने कस्टमर तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो एक तरफ आप कर रहे हो प्रोडक्शन, तो दूसरी तरफ आप कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया इंडस्ट्री, तो दूसरे को हमने नाम दिया है कॉमर्स। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है बेटा इंडस्ट्री की। बचपन में एसएसटी में पढ़ते आए हो इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री वो होती है जहां पर आपने कह सकते हो कि कॉटन को उगाने से लेकर, यानी कि आपके पास जो कॉटन है उस कॉटन को एक कुर्ती में बनने तक का जो सफर है ना बेटा, एक कॉटन का कुर्ती पे बनने तक का जो सफर है, वो सफर तय किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है और यहाँ पर फिनिश गुड्स भी है, बट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रही है इंडस्ट्री। हमारे पास आज यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम हनी यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर इतने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पशुपालन करना होता है। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये जो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स है, ये भी कहाँ हो रही है? ये भी किसी ना किसी इंडस्ट्री का पार्ट है। हाईवे बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, ये भी किसी ना किसी इंडस्ट्री का पार्ट है। आप कार असेंबल कर रहे हो, आप यहाँ पर शुगर को शुगर केन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये भी तो इंडस्ट्री का पार्ट है। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये सभी चीजें आती है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री क्या है?
इंडस्ट्री उन एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है जहां पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। यहाँ आप मेकिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और कहीं ना कहीं आप बेनिफिट्स क्रिएट कर रहे हो। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा बेनिफिट्स। आप बेनिफिट्स क्रिएट कर रहे हो ताकि आप प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा पाओ। जैसे कि एक शुगर फैक्ट्री के अंदर शुगर केन से शुगर बनाई जाती है। अब अगर चाय बनानी हो और चाय में चीनी डालनी हो तो गन्ने का टुकड़ा तो नहीं डालोगे डेफिनेटली। क्या करोगे अब बेटा, आप वहां मार्केट से चीनी खरीद के लेकर आते हो और उसी का इस्तेमाल करते हो। तो उस गन्ने को चीनी का रूप कहाँ दिया गया है, वो रूप दिया गया है इंडस्ट्रीज में। अब कॉमर्स क्या होता है बेटा, कॉमर्स एक हेल्पिंग हैंड है फॉर आवर इंडस्ट्री, जिसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने शुगर बना ली है फैक्ट्री के अंदर, शुगर तो बन गई फैक्ट्री में, लेकिन मुझे चाय पीनी है और मुझे चीनी की आवश्यकता है, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए, तो क्या उसे लेने के लिए मैं दूर दूर की शुगर फैक्ट्री में जाऊंगी लेने के लिए, या अपने बगल के ग्रोसरी स्टोर में ही चली जाऊंगी? बराबर में ही जाऊंगी ना, ग्रोसरी स्टोर में, अपने जो लोकल एरिया में सेटअप होगा हमारे गली मोहल्ले में। तो बेटा ये उस दुकानों तक शुगर पहुंची कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज जो किसके अंदर आती है बेटा, कॉमर्स के अंदर आती है। तो कॉमर्स आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज देता है जिससे इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो मार्केट तक पहुंच पाते हैं, वो वहां तक पहुंच पाते हैं जहां पर उनकी जरूरत होती है। एज वेल एज इंडस्ट्री को रन करने के लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज की उन्हें जरूरत होती है, जैसे कि पैसों की जरूरत है, रिस्क है तो इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ती है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कहाँ परफॉर्म होती हैं, कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स उन सभी रुकावटों को दूर करता है जो किसी भी एक बिजनेस के अंदर आ सकती है। सो इट हेल्प्स इन रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है, रुकावटें जो किसी भी गुड्स के मूवमेंट में आ सकती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकती है। तो ये प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से कनेक्ट करता है और ये ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पार्ट होता है। जैसे कि एक होलसेलर गुड्स को सप्लाई कर रहा है फैक्ट्री से रिटेलर्स तक, ठीक है। अब बेटा ये टाइप ऑफ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कितने तरीके की इंडस्ट्री हमारे पास, पढ़ते थे ना बचपन में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ी थी ना। अब उनके अंदर की भी इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब बेटा प्राइमरी में भी आप 2 तरीके की इंडस्ट्रीज पढ़ोगे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना हो तो याद रख लेना जेनजी, अपने जेनजी से इसको याद रख लेना, जहां पर जी और ई, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। तो जेनजी वाली इंडस्ट्रीज कौन सी है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो सांप डोल रहा है बेटा, सांप। आपको पता है सांप कैसे डोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ये लो SAAP। तो बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 तरीके की है, मेन कैटेगरी 2 है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सांप है जिसमें S से है सिंथेटिकल, A से है एनालिटिकल, A से है असेंबली और P से है प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर टर्शरी इंडस्ट्री सारी सर्विस इंडस्ट्रीज को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन आता है, ठीक है। चलो चलते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री की तरफ। तो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्रीज है बेसिकली जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, जहां से आपको वो प्राइमरी प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको आप एक और नए प्रोडक्ट की शेप देने वाले हैं। जैसे कि आपके पास मान लो भाई मुर्गी है, अब मुर्गी क्या देगी, मुर्गी अंडा देगी ना। तो भाई पोल्ट्री फार्मिंग आप कहाँ कर रहे हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आपको यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स बनाने हैं तो आपको कॉटन की जरूरत है, तो वो कॉटन भी आपको कहाँ से मिलेगी, वो कॉटन आपको मिलेगी बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो जितने भी ऐसी चीजें हैं, यानी कि जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए या कोई ऐसी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको एक एनिमल चाहिए या प्लांट चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल देगा जिसको आप नए प्रोडक्ट की शेप दोगे, या तो उसको एज इट इज बेचा जाएगा या फिर उसको एक नई शेप दी जाएगी। तो वो सारी चीजें कहाँ से मिल रही हैं आपको, प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंसर्न्ड करती है तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। यहाँ आपको रॉ मटेरियल मिलता है, आप ये अदर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती है, जैसे कि माइनिंग ऑफ कोल, आयरन और गोल्ड, पेट्रोलियम, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि मैंने पीछे जेन जी लिखा था, आप एक्स जेन भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
यानी कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब एक्सट्रैक्ट करना, कहीं से आप कुछ निकाल रहे हो। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं से कुछ निकालना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्रीज होती है बेटा जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेस को निकालने का काम कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ से, वाटर से या फिर एयर से। ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेट करते हैं, यानी कि नेचर से ही सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ से मिल रहे हैं जो एग्जॉस्टेबल है और लिमिटेड है, कहीं ना कहीं ये खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि वही आप कोल की माइनिंग्स कर रहे हो, आयरन ओर मिल रहा है, गोल्ड है, पेट्रोलियम है, फिशिंग इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट्री है, ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, स्टोन क्वायरिंग है, जैसे कि झारखंड में कोल माइनिंग है, ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री सेटअप हुई हुई है। उसके बाद जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर आप ब्रीडिंग करते हो, जहां पर आप ब्रीडिंग करते हो, रियरिंग करते हो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि या तो आप पेड़ पौधे उगाने का काम कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर पशुपालन करते हो, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपको उस पशुपालन से मिले और कुछ प्रोडक्ट्स आपको आपके प्लांट से मिल सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि आप क्वालिटी और इंक्रीज कर सको प्रोडक्शन को। यहाँ पे कुछ लेकिन साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं कई बार इस प्रोडक्शन को करने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, यहाँ एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, फार्मिंग का काम हो रहा है, डेयरी फार्मिंग हो रही है, पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, कैटल ब्रीडिंग हो रही है, प्लांट नर्सरीज है हमारे पास, फिश हैचरीज है जिसको आप पिसीकल्चर के नाम से भी जानते हो या फिर जिसे हम मत्स्य पालन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, फिशिंग होगा तो प्राइमरी इंडस्ट्री है, लेकिन अगर फिश हैचरीज या फिर पिसीकल्चर होगा तो वो आपका जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो रही है पंजाब में, पोल्ट्री फार्मिंग या सीड प्रोडक्शन के फार्म्स लगे हुए हैं पंजाब वगैरह में, तो ये सारे किसका पार्ट है बेटा, जेनेटिक इंडस्ट्री का। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो यही प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हुए ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट यूज किया जाता है जो आपको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेसिकली आपके रॉ मटेरियल की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड होते हैं। अब बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री जैसे कि मैंने पीछे बताया दो तरीके की होती है, सीएम के नाम से याद रख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। अपने आप में 4 तरीके की है, सांप से याद रखना है इसको, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। चलो पहले सिंथेटिकल की तरफ चलते हैं। अब बेटा सिंथेटिकल क्या है, सिंथेटिकल के अंदर होता है कि मान लो, इसको आप ऐसे समझना कि जैसे मान लो आपको खीर बनानी है। ठीक है, आपको खीर बनानी है, तो खीर बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए, है ना, आपको राइस चाहिए, आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, आपको शुगर चाहिए। ठीक है, आप जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे तब जाकर आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको आप बोल रहे हो खीर। तो बेटा इसी तरीके से सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में होता है कि अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं बेटा, केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स को, एक सेकेंड, अलग अलग हमारे पास केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। एस फॉर सिंथेटिकल, एक्स फॉर सिंगल, एस फॉर सिंथेटिकल, एस फॉर सिंगल प्रोडक्ट की बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो हम उसे कह रहे हैं कौन सा इंडस्ट्री का पार्ट, सिंथेटिकल इंडस्ट्री का पार्ट। तो देखो सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ये 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को मिलके बनता है, यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट मिलता है। प्रॉपर मिक्सिंग और कॉम्पोजिशन यहाँ होता है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इन तीनों को मिक्स किया जाता है, सोप इंडस्ट्री के अंदर इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज क्या, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है। तो ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर अलग अलग रॉ मटेरियल को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल खीर का याद रखना क्योंकि बच्चे अभी एनालिटिकल और सिंथेटिकल में कंफ्यूज होते हैं। तो एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिंथेटिकल या फिर खीर की भाई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक नई डिश बना रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब एनालिटिकल का मतलब क्या है, अब एनालिटिकल का मतलब है, अब इससे याद रखो एग्जाम्पल
जैसे कि मिल्क होता है ना बेटा, दूध है। अब दूध से जैसे कि अभी हमने पीछे खीर बनाई, दूध से कर्ड भी बनता है, दूध से घी भी बनता है, दूध को आप नॉर्मल ऐसे पी भी सकते हो, है ना, आप कॉफी भी बना सकते हो, आप इससे लस्सी भी बना सकते हो। यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल तो एक है, रॉ मटेरियल तो एक है, लेकिन उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ही रॉ मटेरियल को आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जब यूज कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट? एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट। ए फॉर एनालिटिकल, ए फॉर अलग, एक रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको देता है, ठीक है। सो एनालिटिकल इंडस्ट्री, वन रॉ मटेरियल इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट। एक ही रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बहुत सारे आउटपुट्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल को एनालाइज और डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री के अंदर क्रूड ऑयल है तो पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी है, एलपीजी भी है, लुब्रिकेंट्स भी मिल रहे हैं आपको। कोल इंडस्ट्री है तो कोल से आपको कोक, कोल तार, कोल गैस और केमिकल्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब बेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है जहां पर आपके प्रोडक्ट को बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपको वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मान लो मम्मी को आज घर में हरी पुदीने और धनिया की चटनी बनानी है, ठीक है बेटा, तो पुदीने और धनिया की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले वो रॉ मटेरियल की कटिंग होगी, ठीक है। कटिंग होने के बाद उसकी कुछ मसालों के साथ मिक्सिंग होगी, फिर उसे एक जार में डाला जाएगा और उस जार में उसको खूब घुमाया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस है। तो बेटा अब जैसे कि आपके पास ये जो शुगर आ रही है घर में शुगर केन से, तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया होगा, तो ये कहलाती है हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है कि जहां पर प्रोडक्ट बहुत सारी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से होकर गुजरता है, मल्टीपल स्टेजेस होती है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर हर एक स्टेज प्रोडक्ट में एक वैल्यू ऐड कर रही होती है, और आफ्टर प्रोसेसिंग ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कॉटन को पहले यार्न को फिर क्लोथ, और क्लोथ को फिर गारमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली इंडस्ट्री। असेंबल का मतलब क्या होता है? चीजों को इकट्ठा करना। अब असेंबली इंडस्ट्री कहती है चीजों को इकट्ठा करना, मतलब कि आपने अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट लेके एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाना है। ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे भी आपने यही किया था। सिंथेटिकल में सारे रॉ मटेरियल्स थे, यहाँ पे वो सारी चीजें अपने आप में एक फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे कि एक कार असेंबल होती है, एक कार, जैसे टाटा ग्रुप अगर मान लो कोई कार बना रही है, तो बेटा वो अपने कार के टायर्स किसी और कंपनी से लेते होंगे, ग्लासेस कहीं और से लेते होंगे, स्टीयरिंग कहीं और से आता होगा, और जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, वो कहीं और से आते होंगे, इंजन कहीं और से आता होगा, तब जाके वहां पर पूरी कार असेंबल होकर एक नया प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। कार कंप्यूटर है, असेंबल किया जाता है, तो ये सारे असेंबली इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो असेंबली इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो असेंबल किए जाते हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके। अलग अलग पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं असेंबल करके। मोबाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर असेंबली, मोबाइल फोन इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, बाइसिकल इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। अब नाम ही बताते हैं कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब है जहां पर आप बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम्स, इन सब चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हो। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम होता है, फिक्स लोकेशन पे हो रहा है, जैसे कि रोड्स बनना, ब्रिजेस बनना, घर बनना, फ्लाईओवर्स बनना, ये सारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो आप लोगों को सेकेंडरी इंडस्ट्री क्लियर हुई। अब आते हैं बेटा टर्शियरी इंडस्ट्री पे। अब टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करूं तो बार बार आपको ना इसके कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और ये बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। टर्शियरी इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, सपोर्टिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, जो एक्चुअल में ये सारी इंडस्ट्री बेकार हो जाएंगी अगर टर्शियरी इंडस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि यही एक्चुअल में उन इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करती है, इसी की मदद से वो इंडस्ट्रीज चल पा रही हैं। सो टर्शियरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। These industries do not produce goods, ये गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती बल्कि स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस है इंस्टेड ऑफ गुड्स।
तो सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, जैसे कि आपने फैक्ट्री में सामान बना दिया है, उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आपको सामान बनाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए, एम्प्लॉयज को वेजेस देने के लिए पैसों की जरूरत है, तो बैंक से पैसा मिलेगा, बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए। बिजनेस करते हुए इतना सारा रिस्क है, उस रिस्क को कवर कौन करेगा? आपका इंश्योरेंस करेगा। आपने सामान तो बना लिया लेकिन अभी वो बिकने के लिए रेडी नहीं है, अभी कोई खरीद नहीं रहा, सप्लाई नहीं आ रही है, उसकी डिमांड नहीं आ रही है, तो तब तक उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वेयर हाउस में स्टोर करोगे। बातचीत करनी है आपको अपने एक ट्रेडर को दूसरे ट्रेडर से, एक बायर को अपने सेलर से, तो उसके लिए कम्युनिकेशन सर्विस की जरूरत है। सामान बना दिया है लेकिन कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ सामान बनाया है? तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत है। तो बेटा बस यही कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो उन बिजनेसेस को, उन इंडस्ट्रीज को रन करने में मदद करती है, इसीलिए इनका नाम होता है सपोर्ट सर्विस इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज मैंने आपको जितना भी कुछ पढ़ाया टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में, वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक के नोट्स बना लीजिए और फटाफट से चैप्टर को एक बार अपनी बुक से भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो मिलूंगी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।